प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज मैं आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किसी एक यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो उस पर क्या बिहेव करता है, किस तरह से उसका बर्ताव होता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। हम सपोज करते हैं यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक ना। सपोज करते हैं पहला केस हम ऐसा लेते हैं कि ये कोई एक डाइपोल है। सपोज करिए यह डाइपोल हो गया, यह चार्ज हो गया। ये कैसा चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है और इसमें इसको हम यहाँ रखे हुए हैं और यह चार्ज क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। यह आपका Q हो गया माइनस Q, यह आपका प्लस Q हो गया और यह इसके सेंटर से और इनकी डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की 2L हो गई। ठीक है ना। अब क्या हो सकता है इस केस में, आप देख रहे हैं कि जो ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से कोई हम सिस्टम बनाएंगे। अब एक बात और है, कभी कभी हमारे दिमाग में यह रहता है कि नहीं यह किसी चीज़ से बांध करके रखा हुआ है, नहीं, यह एक प्रकार का संयोजन होता है। बहुत ही, जब हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन बताई थी तो मैंने आपको यही चीज़ बताया था, जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर केप्ट ए वेरी स्मॉल प्लेसेज, बहुत ही अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो उस कंडीशंस में जो वह सिस्टम बनता है, जो प्रबंध होता है, जो निकाय बनता है, उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ठीक है ना। तो हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं, रखेंगे तो क्या संभावनाएं हैं। इस तरह से बहुत ही छोटी दूरी लिए हुए हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो आपका यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से उधर जा रही है, जिसका मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शंस में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और इस डायरेक्शंस में कोई निगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको हम लोग सोचेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए इस पर एक फोर्स काम करेगा। अब सपोज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन की केस में यहाँ क्या है, न तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, न तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मैं मान लेता हूँ, कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या करेगा, यह इस पर एक फोर्स लगेगा और यह फोर्स कितना लगेगा, वह F2 लगता है। मान लेते हैं माइनस Q चार्ज है तो उस पर यह फोर्स लग रहा है। सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, वो मान लेते हैं F1 हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, आपका F1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, Q इंटू ई होगी, और F2 की वैल्यू कितना होगी, यह भी Q इंटू ई होगा। कहाँ से, हमने आपको बताया था E की डिफिनीशन कि E इक्वल टू कितना, इस पर जो फोर्स लगता है और यह जो है क्या चीज है, आपका टेस्टिंग चार्ज है। ठीक है ना। तो दोनों पर हम देख रहे हैं कि फोर्स लग रहे हैं, बट फोर्स की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या होगा, यह इस कंडीशंस में आपका डाइपोल क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर रहेगा, न तो इधर मूवमेंट करेगा न तो उधर मूवमेंट करेगा। सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। दो केसेस हो सकता है कि इस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है और इस फील्ड में, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो जिधर ज्यादा होगी, तो जब ज्यादा होगी तो F2 क्या हो जाएगा, F1 से ज्यादा हो जाएगा। तो यह डाइपोल क्या करेगा, किस डायरेक्शंस में जाएगा, यह डाइपोल इस डायरेक्शंस में मूवमेंट करना शुरू करेगा। ठीक है ना। अब दूसरा केस राइज होता है कि अब यह ना ज्यादा हो करके हमारा कौन ज्यादा है, F1 ज्यादा है, यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, इधर वीक है। तो इस कंडीशन से हमारा F1 ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर मूवमेंट करेगा, इस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये केसेज रहा का, जब उसको हम पैरेलल रखते हैं तब के कंडीशंस में ऐसा होगा। अब सपोज करिए कि इसको हम अब थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कैसे करते हैं, इस चार्ज को हम यहाँ रख देते हैं, इस चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख देंगे और इस निगेटिव चार्ज को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। माइनस Q इधर हो गया और प्लस Q आपका इधर हो गया। अब आइए इसका हम लोग केस देखते हैं, इसका केस क्या कह रहा है, इसके केस को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है ना। तो यह हो गया आपका 2L हो गया। अब मान लेते हैं, अब ये हमारा जो सिस्टम अथवा प्रबंध बन रहा है, इस सिस्टम का इंक्लिनेशन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थीटा है। अगर वह थीटा है तो यह भी क्या होगा, अलोंग टू पैरेललोग्राम, पैरेलल के हिसाब से
ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा, ठीक है ना। नाम दे देते हैं इसको, ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। अब होगा क्या यहाँ पे, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अब क्या है, इसको इधर रिप्लेस कर दिए हैं, यह इधर चला आया और यह वाला जो है इधर चला गया। लेकिन अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और क्या हो गया, यह दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो डाइपोल तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बट अब एक चीज देखते हैं इस पे क्या होगा, अब फोर्स जो है F1 इधर लगेगा, वह कितना हो जाएगा, QU हो जाएगा, और इधर भी फोर्स लगेगा, वह F2 कितना हो जाएगा, वो भी QE हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, एक ही सिस्टम पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं। दो फोर्सेज लग रहे हैं ना, F2 इधर लग रहा है, F1 उधर लग रहा है। तो ऐसा जब होता है, आपने देखा है आपने मैकेनिक्स में कि क्या होता है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इक्वल है, दूसरा फोर्स इधर है, तो क्या करता है, इसको घुमाने की टेंडेंसी रखता है, इसको रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, या क्या करेगा, रोटेशन करेगा। जब इस पर रोटेशन शुरू हो जाएगा तो इस पर एक कपल आघूर्ण काम करता है, जिसको टार्क कहते हैं। तो टार्क हमारा क्या करता है, टार्क क्या करता है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, और उसकी वजह से उसकी क्या होती है, जो है वह घूर्णन गति करना शुरू कर देता है, वह रोटेटरी मोशन शुरू कर देता है। तब उस पर टार्क जो होगा, वह टार्क की वैल्यू आएगी क्या, वह टार्क क्या होता है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिलता है कि एक फोर्स ऐसे टार्क की अगर डिफिनीशन दिया जाए तो टार्क आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में जब हम टार्क निकालते हैं तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, दूसरा फोर्स लिखते हैं, ठीक ना। तब हमारा R इंटू आर क्रॉस F होता है। तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि क्या चीज आ रहा है, उसके हिसाब से उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यह टार्क अथवा कपल, जो टार्क होता है कपल का, वह क्या होता है, वह फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही हुआ। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, दो डिस्टेंसेज हैं, यह क्या है, एक यह डिस्टेंस है और इनके बीच में यह, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यह है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, यह थीटा है, यह हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो यह कितना आ जाएगा, 2L साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपका। अब यहां से हम निकालें, फोर्स हमारा F हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां से BC है, तो F हो गया और BC की वैल्यू कितना आई है, 2L साइन ऑफ थीटा। अगर हम F को क्या लिखें, Q और E लिखें, और यहां से 2L साइन ऑफ थीटा, तो 2QL को अलग कर लेते हैं और यहां से क्या मिलेगा, 2QE हो गया और E, और यहाँ से आपका कितना है, साइन ऑफ थीटा हो गया। और 2QL को लिखते क्या है हम लोग, P लिखते हैं, और यहाँ से E हो गया और यह साइन ऑफ थीटा आपका टाउ हो गया। ऐसा कहाँ मिलता है, इस तरह की चीजें आपको कहाँ मिलती है, सिंस P भी क्या है, डाइपोल भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यह आपका कपल भी क्या है, यह टार्क भी क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसको कुछ नोटेशंस में लिखना चाहें तो इतना चीज जो आया है उसको लिख क्या सकते हैं, यहाँ मॉड लिख सकते हैं, यहाँ मॉड लिख सकते हैं, यह मॉड लिख सकते हैं। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा टाउ हो जाएगा कितना, यह वेक्टर P और क्रॉस वेक्टर E हो गया। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यह टार्क अथवा यह कपल क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह क्या करेगा, इसको, यह टार्क इसको घुमाने की टेंडेंसी रखेगा और डाइपोल को कहाँ लाना चाहेगा, डाइपोल को घुमाकर कहाँ ले आएगा, वह जो है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आएगा। फिर डाइपोल अगर घूम जाएगा तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो वह क्या करेगा, वह जो है इस सिस्टम में पड़ा रहेगा, बशर्ते कि F1 और F2
क्या हो, आपस में इक्वल होने चाहिए। जहां भी कोई एक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो उसके डायरेक्शन में यह क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो अगर यह अब देखते हैं कि यह कपल मैक्सिमम कब होगा। अब इसी चीज़ को हम अगर एनालाइज करना चाहें तो अगर थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी कि इसको हम किस पोजीशन पर रखें, इस तरह से, यानी कि इसका यह पोजीशन हम लोग यहाँ इसको हम डाइपोल को इस तरह से कर दें तो क्या होगा, इस पर एक मैक्सिमम फोर्स लगेगा, एक मैक्सिमम कपल काम करेगा। वह टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई, टाउ को हम मैक्स कहें, पीई, और यहाँ से कितना साइन ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा। तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से डाइपोल पी क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स के इक्वल होगा और बटा में ई हो जाएगा। तब हम क्या कह सकते हैं कि अगर ई की वैल्यू क्या हो, ई इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलाम हो, यूनिट हो, ठीक है ना। तो पी कितना हो जाएगा, हमारा जो डाइपोल होता है पी हो जाएगा टाउ मैक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम डाइपोल की डिफिनीशन इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल 90 डिग्री पर रखा गया हो, परपेंडिकुलर रखा गया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका क्या होता है, उस पर लगने वाले मैक्सिमम टार्क के वह इक्वल होता है। तो इस तरह से डाइपोल की डिफिनीशन भी दी जा सकती है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, यह पूरी संभावनाओं पर मैंने आपको चर्चा करके बताया। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे भी अच्छी अच्छी टॉपिक को देखने के लिए, उसको समझने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद।